देखिए दोस्तों, राजस्थान का सामान्य परिचय उसके दो भाग मैंने आपको बता दिए। उसके बाद जो वर्तमान में जो नगर हैं इनके प्राचीन क्या क्या नाम थे वो भी मैंने आपको बता दिए। आज मैं आपको बताऊंगा राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में। तो देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। देखिए, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनको चार भागों में बांटा गया है प्रदेश। अब देखिए इनका कालक्रम क्या था, सबसे पहले कौन सा बना और सबसे अंत में कौन सा बना। तो देखिए, पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये सबसे लास्ट में बना था। सबसे लास्ट में सबसे पहले कौन सा बना था? सबसे पहले बना था अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश है ये सबसे पहले बना था। उसके बाद में 2 नंबर पे बना था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और 3 नंबर पे बना था मैदानी प्रदेश। और 4 नंबर पे सबसे अंतिम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए, आपको पता होगा विश्व के जितने भी मरुस्थल उसमें थारगा मरुस्थल जो राजस्थान में है वो सबसे नवीनतम मरुस्थल है। तो सबसे अंत में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, सबसे पहले अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब देखिए देखिए ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 1 नंबर प्लस और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये दोनों हैं टेथीस सागर के अवशेष। ये टेथीस सागर है उसके अवशेष है प्लस 2 नंबर और 4 नंबर। ये है गोंडवाना, गोंडवाना लैंड के भाग। ये है गोंडवाना लैंड के भाग और ये है टेथीस सागर के भाग। देखिए, मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं। जो पहला पार्ट है मैं आपको उसमें पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये और पूर्वी मैदानी प्रदेश ये दो बताऊंगा मैं आपको। जो अगला पार्ट है उसमें मैं आपको अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके साथ ही जो पीछे की जो एग्जाम है राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार और भी विभिन्न आरपीएससी के द्वारा संचालित या फिर किसी और के द्वारा, तो उसमें जो आए हुए क्वेश्चन है वो आपको मैं बताऊंगा। तो आप चलते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये है 12 जिलों में स्थित है। राजस्थान के 12 जिले हैं उनमें देखिए ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है। इसमें देखिए 1 नंबर पे गंगानगर, उसके बाद 2 नंबर पे हनुमानगढ़, 3 नंबर पे बीकानेर, 4 नंबर पे नागौर, 5 पे चूरू, 6 पे झुंझुनू, 7 पे सीकर, 8 पे जैसलमेर, 9 पे जोधपुर, 10 पे बाड़मेर, 11 पे जालोर और 12 पे पाली। इन जिलों में ये अवस्थित है। एक बार देख लीजिए। देखिए, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर, ये स्थित है। ये वाला क्षेत्र, जो ये वाला क्षेत्र है इस पे ये स्थित है। ये जो क्षेत्र है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश इस पे स्थित है। अब देखिएगा, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसके 2 भाग हैं। ये है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है ये राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसके 2 भागों में विभाजित करता है। पहला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश,
देखिए पहला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इन दोनों के मध्य कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है? 25 सेंटीमीटर। ये प्लस जो अरावली पर्वतीय माला है इसके नीचे आएगा अरावली। जो अरावली है ये है 50 सेंटीमीटर। अरावली जो पर्वतमाला है ये है राजस्थान में जल विभाजक, वर्षा का विभाजन या जल का विभाजन करती है। तो देखिए अब जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है एक है बालू का स्तूप युक्त, एक है बालू का स्तूप मुक्त। ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है यह लगभग 42% भाग पर है और ये 58% भाग पर, ये 42% भाग पर। अब देखिए विशेषताएं बताता हूं। सबसे पहले क्षेत्रफल कितना है इसका? लगभग 61.11, मतलब लगभग 61% मान के चलिए आप। उसके बाद जनसंख्या कितने निवास करती है? इस पे कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? कुल भाग का 40% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद देखिए वर्षा, 0 से 50 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया है 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो शुष्क और अर्धशुष्क जो दो क्षेत्र हैं उनको विभाजित करती है। उसके बाद देखिए तापमान है इस क्षेत्र का तापमान ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा और शीत ऋतु में बहुत कम। ग्रीष्म ऋतु में है वो 49-50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि शीत ऋतु में यह है -3 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। उसके बाद देखिए वर्षा होगी, उसके बाद मिट्टी, दोमट बलुई मिट्टी पाई जाती है। दोमट बलुई मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद देखिए इसका विस्तार कितने जिलों में है? 12 जिलों में। उस 12 जिलों में इसका विस्तार है, आपको जिले मैंने बता दिए हैं। उसके बाद देखिए उत्तर से दक्षिण, इसका ढाल देखिए। सबसे पहले आप ढाल देखिए इसका, विस्तार 12 जिले, ढाल ये जो क्षेत्र है इसका ढाल किस ओर है? इसका ढाल है उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है। अब देखिए ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण मान लीजिए आप, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 320 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम है ये लंबाई, इसकी डबल 320 की डबल 640 किलोमीटर। ये इसका विस्तार है। उसके बाद देखिए ये है, मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका विस्तार 320 और उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की ओर इसका विस्तार 640 किलोमीटर। उसके बाद ढाल आपको मैंने बता दिया, उत्तर पूर्व से दक्षिण
पश्चिम। अब देखिए विस्तार हो गया इसका। इसके बाद देखिए सिंचाई सिंचाई कैसे होती है इसमें, नहरों। इसमें सिंचाई है मुख्यतः, ये शुष्क क्षेत्र है, इसमें सिंचाई मुख्यतः है नहरों के द्वारा होती है। और नहरें, एक नहर मुख्य रूप से है यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर। इसकी लिफ्ट नहरें और वितरिकाएं हैं जिनके द्वारा यहाँ पे सिंचाई होती है। इंदिरा गांधी जो नहर है इसके बारे में आपको मैं जो सिंचाई वाला टॉपिक आएगा नेक्स्ट, जलवायु है, उसके बाद मिट्टी है, उसके बाद खनिज, उसके बाद सिंचाई का क्षेत्र, सिंचाई का जो टॉपिक आएगा उसमें बताऊंगा आपको। उसके बाद देखिए अन्य विशेषताएं इनकी, एक सेकंड रुकिएगा। आपको मैंने शुष्क और अर्धशुष्क दो भाग बताए हैं, 25 सेंटीमीटर दो भाग बताए ना, ये वाला शुष्क क्षेत्र और ये अर्धशुष्क। ये जो शुष्क क्षेत्र है इसको भी दो भागों में बांटा गया था, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। जो ये अर्धशुष्क क्षेत्र है इसके कुछ भाग हैं, देखिएगा। एक नंबर पे घग्गर का मैदान, दो नंबर पे नागौरी उच्च भूमि, तीन नंबर पे शेखावाटी क्षेत्र, चार नंबर पे लूणी बेसिन, ठीक है। अब देखिएगा घग्गर का मैदान, सबसे पहले आप इनको ले लीजिए थोड़ा। घग्गर का जो मैदान है, घग्गर का मैदान है, ये कहां पर है, एक नंबर पे हनुमानगढ़, वह गंगानगर में। प्राचीन काल में घग्गर नदी जो सरस्वती नदी के नाम से बहती थी, जिसका जो क्षेत्र है ये गंगानगर हनुमानगढ़ होते हुए पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक जाता था, और वहां पर इसे हकरा नदी के नाम से भी जाना जाता था, परंतु वर्तमान में यह लुप्त हो गई, जिसे इस कारण इसे मर्द नदी भी कहा जाता है। अब देखिएगा नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, ये नागौर, जो नागौर है उसके आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर अनेक खारे पानी की झीलें जिनसे नमक प्राप्त किया जाता है, डिडवाना, कुचामन आदि। और यहाँ पर एक है फ्लोराइड, यहाँ पर नमक की मात्रा अत्यधिक होने के कारण यहाँ पर कुब्बड़पट्टी के नाम से क्षेत्र को जाना जाता है। कुब्बड़पट्टी, कुब्बड़पट्टी क्या है, देखिए कुब्बड़पट्टी है फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाने के कारण जो बुजुर्ग या फिर जो लोग हैं उनके जो ये पेट वाली जो हड्डी है ये बाहर निकल जाती है, इस कारण इसको कुब्बड़पट्टी के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा 3 नंबर पर है शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र आपको पता होगा, शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं, झुंझुनू, चूरू और सीकर। इसमें एक आंतरिक प्रवाह की नदी भी बहती है, कौन सी है, कांतली नदी। कांतली नदी है, उसका जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है, तोरावटी। ये मैंने पिछले वीडियो में सब बताए थे आपको। उसके बाद देखिए 4 नंबर पे है, ये है लूणी बेसिन। लूणी बेसिन है ये पश्चिमी राजस्थान की मुख्यतः एक सबसे लंबी नदी है, लूणी नदी, जो कि कच्छ के रण में जाके गिरती है। लूणी नदी है, इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है, अजमेर। कहाँ, अजमेर। अजमेर में कहाँ पर, नाग पहाड़। अजमेर के नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। इसमें अनेक सारी छोटी छोटी नदियां मिलती हैं यहाँ पे, जवाई नदी, हेमावास। आप ये बताइए मुझे, जवाई नदी है वो कहाँ से निकलती है, इसकी सहायक नदी है। देखिए
जवाई है, जवाई ससुराल में है, जो लड़की है उसके पति को बोलते हैं जवाई गोरा है। गोरा है मतलब गोरिया, गोरिया गांव की पहाड़ियों से। जवाई नदी कहां से निकलती है? गोरिया गांव की पहाड़ियों से। ये नदियां आएगा एक टॉपिक आपका राजस्थान में, उसमें आपका सबसे बड़ा मरु उद्यान है राजस्थान का। अगर आपको पूछे सबसे बड़ा मरु उद्यान कौन सा है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। एक देखिए सेवन घास क्षेत्र, सेवन घास का क्षेत्र। जो सेवन घास का क्षेत्र है ये है जैसलमेर के पोखरण से लेकर, जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़, मोहनगढ़ तक विस्तृत एक संकड़ी पट्टी, जिस भूगर्भ में वहां पर जल की मात्रा है, इस कारण यहाँ पे सेवन घास बहुतायत से पाई जाती है। अब देखिएगा जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें इसकी सबसे मुख्य विशेषताएं हैं बालू का स्तूप। तो मैं आपको बालू का स्तूप के बारे में बताऊंगा। देखिए बालू का स्तूप, देखिए हम बालू का स्तूप है उनको मुख्य 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले अनुदैर्घ्य, 2 नंबर पर अनुप्रस्थ, और तीसरा परवलयकार। देखिए अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और परवलयकार। जो ये अनुदैर्घ्य है, अनुदैर्घ्य का मतलब है कि हवा है वो एक समान दिशा में चले, एक समान दिशा में चले। जैसे हवा एक समानांतर दिशा में चलती है तो जो उसके आसपास जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको अनुदैर्घ्य प्रकार के बालू का स्तूप कहा जाता है, हवा के समानांतर। देखिए ये जो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। देखिए सबसे पहले सीप, 2 नंबर पर ताराकार, 3 नंबर पर व्हेलबैक। देखिए सीप कौन सा होता है? सीप है जैसे ये बालू का स्तूप बना, ये बालू का स्तूप बना, हवा का दबाव इस जगह तक तेज रहता है, आगे जाकर उसका हवा का दबाव कम हो जाता है, हवा की जो स्पीड है वो रफ्तार है वो कम हो जाती है। तो ये जो बालू का स्तूप टूट के ऐसे अपना आगे का जो भाग है वो तोड़ के और ऐसे घुमावदार बना लेता है तलवार की तरह। तो इसे तलवारनुमा या पिननुमा, पिन होती है ना सेफ्टी पिन, तो इसे पिननुमा या तलवारनुमा भी कहा जाता है। 2 नंबर पे है ताराकार। ताराकार है इसमें हवा है, ताराकार देखिए इसमें हवा है वो विभिन्न दिशाओं से आती है पर आती है समानांतर। तो ये ताराकार बालू का स्तूप। एक होता है हवेलबैक। हवेलबैक है इसमें हवा क्या है समानांतर चलती है पर आगे जाके जो बारीक रेत है वो ऊपर से बहुत आगे तक जाती है और जो मोटी रेत है वो बीच में इकट्ठा हो जाती है। तो ये इस प्रकार से बन जाता है। ये इस प्रकार से बन जाएगा हवेलबैक। इसमें कहता है हवा समानांतर चलती है पर हवा के जो बारीक कण है वो ऊपर से उड़कर आगे मतलब आगे लंबी दूरी तय करते हैं और जो मोटे कण हैं वो बीच में ही इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण हवेल जो मछली होती है उसके नाम पे इसका जो बालू का स्तूप है इसका नाम पड़ा है हवेलबैक। उसकी पेट की तरह दिखता है ये बालू का स्तूप। अब देखिए जो अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। अनुप्रस्थ का मतलब है
कि हवा है, हवा जैसे समानांतर चल रही है, परंतु इसमें बालू का स्तूप उसके समकोण पे बनता है, 90 डिग्री के कोण पर बनता है। अनुप परस्थ मतलब पछाड़ देना, तो 90 डिग्री के कोण पर बनता है, मतलब समकोण पर बनता है। ये जो बालू का स्तूप है इसमें मुख्य रूप से एक है बरखान। बरखान इसमें सबसे मुख्य है। बरखान भाग है, सम्मुख भाग है वह मंद ढाल वाला होता है, जो विमुख ढाल है वह तीव्र ढाल वाला होता है। ये बालू का स्तूप इस प्रकार से बनते हैं। दो बरखान है, उनके मध्य का जो क्षेत्र है वह गासी कहलाता है। दो बरखान है, उनके जो मध्य का निम्न क्षेत्र है उसे गासी कहा जाता है। और इनके मध्य से आवाजाही का जो साधन है होता है उसे करेवा मार्ग कहा जाता है। करेवा मार्ग कहा जाता है। अब देखिए बरखान है, बरखान के लिए टर्की है वह विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए बरखान कुछ इस प्रकार से बनते हैं। बरखान कुछ इस प्रकार से बनते हैं, बरखान बालू का स्तूप। अब देखिए एक है परवलयकार। परवलयकार है, इसमें हवा है वह विभिन्न दिशाओं से आती है, परंतु आती है समकोण पर। यह है परवलयकार। उसके बाद देखिए दो और मुख्य हैं जिनका बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन आता है। उसमें सबसे पहले एक आता है लुनेत। नीम का है, ये वनस्पति या झाड़ियां हैं उनके पीछे बने, जो उनके पीछे बनते हैं, वनस्पति या झाड़ियों के पीछे। और लुनेत है, ये है गर्त या फिर खाई है, उनके अंतर्गत जो बनते हैं ये लुनेत कहलाते हैं। गर्त या खाइयों के अंदर जो बनते हैं उन्हें लुनेत कहा जाता है। देखिए जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है शायद मैंने लगभग करा दिया है, अगर इसमें कुछ बचता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जो बचता है वो आपको मैं बताऊंगा। आप देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश है, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इस पे चलते हैं 2 नंबर पर, पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब देखिए जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसमें कुल कितने जिले हैं, कितने जिले शामिल हैं, 12। कितने जिले शामिल हैं, 12 जिले शामिल है। कौन कौन से जिले शामिल है आप देखिए, एक नंबर आपको मैप में बताता हूं मैं। देखिए जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं। देखिए सबसे पहले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, उसके बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 हो गए 12। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, उसके बाद बूंदी नहीं सॉरी दौसा, उसके बाद में अजमेर का कुछ भाग जो कि पूर्वी भाग है वो, उसके बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें कितने जिले थे, कितने जिले शामिल थे, 12। पूर्वी क्षेत्र पे कितने जिले शामिल हैं, 12। आपको बता दिए कौन कौन से जिले शामिल है, आप मैप में एक बार भर के देखना कौन कौन से हैं। आप देखिए इसकी जनसंख्या, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है 23%। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका कितना था 61%। क्षेत्रफल, जनसंख्या
23% जो क्षेत्रफल है उस पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, और जो मरुस्थलीय प्रदेश है उस पर कितनी थी, 61 पे 40। अब देखिए मिट्टी, देखिए क्षेत्र में नदियां खूब है और सिंचाई, एक सिंचाई का आगे बताता हूँ आपको, नदियां खूब है इसलिए इस क्षेत्र की मिट्टी कैसी है, रेतीली दोमट मिट्टी। रेतीली दोमट मिट्टी। उसके बाद देखिए सिंचाई, पश्चिमी क्षेत्र में देखिए नहरों के द्वारा, मुख्य रूप से इंदिरा गांधी नहर के द्वारा होती थी सिंचाई। ये वाला जो क्षेत्र है इसमें नहरें, गुड़गांव यमुना नहर, इसके अलावा इसमें ज्यादातर है वो कुएं व नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है, मुख्य रूप से कुएं व नलकूप। अब देखिए उसके बाद देखिए वर्षा, वर्षा है वह है 50 से 80 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए वर्षा होगी। उसके बाद तापमान, तापमान ये वाला जो क्षेत्र है इसमें तापमान मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में लगभग 45 डिग्री और शीत ऋतु में लगभग 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। उसके बाद देखिए ये जो पश्चिमी क्षेत्र है इसमें देखिए 1 नंबर पे इसके जो उपभाग है उसमें बनास क्षेत्र का उपभाग, चंबल का उपभाग, उसके बाद में जो यमुना नदी है उसकी जो सहायक नहरें निकाली गई हैं, गुड़गांव और यमुना लिंक नहर। देखिए बनास, बनास आपको पता है राजस्थान के से, और जो चंबल नदी आती है मध्य प्रदेश के अमरोहा जिले से, जनापाओं की पहाड़ियों से निकल के उसमें आकर के मिलती है। ये वाला क्षेत्र जिसमें भीलवाड़ा हुआ, उदयपुर हुआ, उसके बाद में आप ये राजसमंद हुआ और चित्तौड़गढ़ हुआ और चित्तौड़गढ़ कोटा, ये वाला भाग है ये इसमें बनास में शामिल होता है। चंबल है ये है बीहड़ क्षेत्र, बीहड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो चंबल नदी है वह उस पे मतलब बीहड़ क्षेत्र बहुत ज्यादा है। और एक बीहड़ आरक्षित क्षेत्र भी है, बीहड़ राजस्थान में बीहड़ आरक्षित क्षेत्र, वो कहां पर है, बीहड़ आरक्षित क्षेत्र कहां पर है, झुंझुनू में। देखिए पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है इसमें मुख्य रूप से यही है, इसमें बहुत कम बार क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं आपको इसके क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे मुख्य है अरावली पर्वतीय प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो बालू का स्तूप है वो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मैं आपको 2 और बच गए कौन कौन से, कल मैं आपको एक तो बताऊंगा पठारी प्रदेश, और एक बताऊंगा मैं आपको अरावली पर्वतीय प्रदेश। और कल मैं आपको इनके क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा।